आज रात फिर वही होगा। कमरा बंद होगा, मोबाइल साइलेंट होगा, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। एक लड़की जो बाहर से स्ट्रांग दिखती है, अंदर से बस एक ही चीज चाहती है, थोड़ा सुकून। कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई जज नहीं करेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बस उंगलियां होंगी या बाजार से लाया गया एक छोटा सा सामान। पर सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, सवाल ये है क्या वो जानती है कि वो खुद के साथ क्या कर रही है। क्या ये सच में आज़ादी है या धीरे धीरे बनती हुई एक ऐसी आदत जिसका नुकसान आज नहीं कल सामने आएगा। आज मैं मॉरल लेक्चर नहीं देने आया, आज मैं सच बोलने आया हूँ। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपनी गर्लफ्रेंड या महिला मित्र के साथ में इस जानकारी को जरूर शेयर करें, और खासकर लड़कियां इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज की लड़की कमजोर नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, कमाती है, अपने फैसले खुद लेती है, लेकिन इसी आज़ादी के बीच एक खामोश सच्चाई छुपी है जिसके बारे में वो किसी से खुलकर बात नहीं करती। दिन भर हंसने, काम करने और मजबूत बने रहने के बाद जब वो अकेली होती है तब उसका शरीर उससे सवाल पूछता है, और वो सवाल ज्यादातर शब्दों में नहीं, एक बेचैनी के रूप में आता है। यही वो पल होता है जहां बहुत सी लड़कियां खुद को संतुष्ट करने के आसान रास्ते चुन लेती हैं, उंगलियों के जरिए या बाजार में मिलने वाले कृत्रिम साधनों के जरिए। ये बात शर्म की नहीं है, लेकिन ये बात भी पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि समस्या वहां शुरू नहीं होती जहां शरीर प्रतिक्रिया देता है। समस्या वहां शुरू होती है जहां दिमाग सीखना शुरू करता है। मानव शरीर याद रखता है, दिमाग हर अनुभव को पैटर्न बना लेता है। जब सुख बार बार अकेले में, तेज और बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के मिलता है तो दिमाग वही तरीका सही मान लेता है। धीरे धीरे वो वही मांगने लगता है। यहीं से आदत बनती है, और आदत कब जरूरत बन जाती है पता ही नहीं चलता। बहुत सी लड़कियां ये मानने लगती हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, कोई रिश्ता, कोई भरोसा, कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। ऊपर से ये सेल्फ लव लगता है, लेकिन अंदर से ये एक तरह की दूरी पैदा करता है, दूरी खुद से भी और दूसरों से भी। क्योंकि शरीर को तो तुरंत राहत मिल जाती है, लेकिन मन खाली रह जाता है, और जब मन खाली होता है तो वो बार बार उसी राहत को ढूंढता है। यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। दिमाग ये मान लेता है कि यही नॉर्मल है, यही सुरक्षित है, यही आसान है, लेकिन असल में दिमाग धीरे धीरे ज्यादा तेज उत्तेजना का आदी बनता जाता है। जो चीज पहले हल्के स्पर्श से महसूस होती थी वो अब असर नहीं करती, फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और बिना एहसास हुए शरीर और मन के बीच का तालमेल टूटने लगता है। इसका असर सिर्फ प्लेजर तक सीमित नहीं रहता, ये असर रिश्तों तक जाता है। जब कभी कोई पास आता है सच में भावनात्मक रूप से, तो वही एहसास नहीं आता, क्योंकि दिमाग ने इंटीमेसी को एक अलग ही तरीके से सीख लिया होता है। वो तरीका जिसमें कोई भावना नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई धीमापन नहीं, बस तुरंत संतुष्टि। और यहीं से लड़की खुद से सवाल करने लगती है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं। असल में गलत लड़की नहीं होती, गलत होता है बिना समझ के अपनाया गया तरीका। इसके साथ एक और चुपचाप चलने वाला खतरा होता है, शरीर की सुरक्षा। हाथों की सफाई, संक्रमण, सस्ते उत्पादों में मौजूद रसायन, ये सब बातें तब मायने रखती हैं जब नुकसान हो चुका होता है। शुरुआत में कोई दर्द नहीं होता, कोई डर नहीं होता, बस एक हल्की जलन, हल्की असहजता, जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही नज़रअंदाज करना बाद में बड़ी समस्या बन जाता है। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये उस जनरेशन की कहानी है जो सब जानती है लेकिन सब समझती नहीं, जो आज़ादी चाहती है लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को नहीं देखती, जो इंस्टेंट कंफर्ट चुनती है लेकिन लॉन्ग टर्म असर के बारे में नहीं सोचती। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की इच्छाएं गलत है उन्हें बिना समझ, बिना सीमा और बिना संतुलन के छोड़ देना। क्योंकि शरीर को संभाला जा सकता है, लेकिन अगर दिमाग को गलत आदत सिखा दी जाए तो उसे वापस लाना सबसे मुश्किल होता है। आज जब हम इस आदत की परतें खोलते हैं तो पता चलता है कि मामला सिर्फ शरीर का नहीं है, ये दिमाग का खेल है। शरीर तो बस एक माध्यम बन जाता है, असल नियंत्रण दिमाग अपने हाथ में ले लेता है। दिमाग वही सीखता है जो उसे बार बार सिखाया जाता है। अगर हर बार बेचैनी, थकान, तनाव या खालीपन का जवाब एक ही तरीके से दिया जाए तो दिमाग उसी तरीके को समाधान मान लेता है। यही वो जगह है जहां बहुत सी लड़कियां फंस जाती हैं, बिना ये समझे कि वो किसी गलत चीज में नहीं बल्कि एक गलत पैटर्न में फंस रही हैं। शुरुआत कभी भारी नहीं होती, शुरुआत हमेशा हल्की होती है। पहली बार सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है, दूसरी बार कन्वीनियंस होती है, तीसरी बार हैबिट बनती है, और चौथी बार जरूरत। यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि तब तक व्यक्ति खुद को कन्विंस कर चुका होता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो खुद से कहती है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं किसी का हक नहीं छीन रही, तो फिर इसमें बुराई क्या है। यहीं पर दिमाग सबसे बड़ी चाल चलता है। वो नुकसान को तुरंत नहीं दिखाता, वो नुकसान को धीरे धीरे जमा करता है। दिमाग के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब भी कोई चीज सुख देती है दिमाग उसे याद रखता है, लेकिन दिमाग भावनाओं को नहीं, परिणाम को याद रखता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि सुख रिश्ते से आया या अकेलेपन से, उसे बस ये याद रहता है कि किस एक्शन से उसे राहत मिली। और जब बार बार वही एक्शन दोहराया जाता है तो दिमाग उसी रास्ते को शॉर्टकट बना लेता है। धीरे धीरे वो दूसरे रास्तों को बंद करने लगता है। यही वजह है कि कुछ समय बाद बातचीत, छूना, समय देना, ये सब बेअसर लगने लगता है, क्योंकि दिमाग तेज और डायरेक्ट रास्ते का आदी हो चुका होता है। इसका असर तब दिखता है जब असली जिंदगी सामने आती है, जब कोई सामने बैठा होता है, सच में मौजूद होता है, सच में जुड़ना चाहता है। तब वही लड़की जो अकेले में खुद को स्ट्रांग समझती थी अचानक डिस्कनेक्टेड महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि जो एहसास उसे चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा। वो खुद पर शक करने लगती है, कभी अपने शरीर पर, कभी अपने मन पर, और यही शक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। यहाँ एक और खामोश सच्चाई है जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता, शरीर की सीमाएं।
हर शरीर अलग होता है, हर शरीर की सहन शक्ति अलग होती है। लेकिन जब बाजार से मिलने वाले सामान या बिना जानकारी के किए गए प्रयोग शुरू होते हैं तो शरीर की भाषा अनसुनी हो जाती है। शरीर संकेत देता है, हल्की जलन, असहजता, अजीब सा खिंचाव, लेकिन दिमाग उस वक्त सुख के पीछे इतना फोकस्ड होता है कि वो संकेतों को दबा देता है, और यही दबे हुए संकेत बाद में बड़ी परेशानी बनकर लौटते हैं। संक्रमण कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है। पहले शरीर थोड़ा असंतुलित होता है, फिर बार बार डिस्कम्फर्ट होने लगता है। कई लड़कियां इसे नॉर्मल मान लेती हैं क्योंकि किसी ने उन्हें बताया ही नहीं कि ये नॉर्मल नहीं है, और जब तक वो समझती हैं तब तक मामला सिर्फ असहजता का नहीं रहता, इलाज का बन जाता है। और इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है, क्योंकि तब गिल्ट जुड़ जाता है, डर जुड़ जाता है, और सबसे बुरा चुप्पी जुड़ जाती है। इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक चीज है इमोशनल नमनेस। जब दिमाग बार बार सिर्फ एक ही तरह का सुख पाता है तो वो बाकी भावनाओं को धीरे धीरे डल करने लगता है। खुशी कम लगती है, दुख ज्यादा देर तक रहता है, और रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। यही वो स्टेज है जहां व्यक्ति कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सच ये होता है कि जरूरत होती है, बस भरोसा खत्म हो चुका होता है। समाज अक्सर यहाँ गलती करता है, या तो वो पूरी तरह चुप रहता है या सीधे जज करने लगता है। दोनों ही रास्ते गलत हैं, क्योंकि जजमेंट इंसान को और अकेला करता है, और अकेलापन उसी आदत को और मजबूत करता है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है। यही विशेष सर्कल है, आदत से अकेलापन और अकेलेपन से आदत। ये समझना जरूरी है कि शरीर की इच्छाएं गलत नहीं है, गलत है उन्हें बिना दिशा के छोड़ देना, गलत है उसे इमोशनल सपोर्ट का विकल्प बना लेना। जब शरीर को वो काम दे दिया जाता है जो मन को करना चाहिए था, तब गड़बड़ी शुरू होती है। मन को बात चाहिए होती है, समझ चाहिए होती है, सुरक्षा चाहिए होती है, लेकिन अगर हर बार मन की कमी को शरीर से भरने की कोशिश की जाए तो न मन भरता है, न शरीर संतुष्ट रहता है। यही वजह है कि ये विषय सिर्फ महिलाओं का नहीं है, ये इंसानी दिमाग का विषय है। लेकिन महिलाएं इसलिए ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सब संभाल लें, मजबूत रहें, चुप रहें, और जब वो किसी आसान रास्ते से थोड़ी राहत लेती हैं तो कोई उन्हें ये नहीं बताता कि राहत और समाधान में फर्क होता है। ये दूसरा हिस्सा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं पर कहानी सिर्फ आदत से आगे बढ़कर असर दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चीज धीरे धीरे जीवन के कई हिस्सों को छूने लगती है, रिश्ते, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और भविष्य की इंटीमेसी को। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना शोर के होता है, बिना चेतावनी के, बिना किसी बड़े हादसे के। यही कारण है कि इस पर बात करना जरूरी है, डराने के लिए नहीं, रोकने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जो समझ के साथ चले वो खुद को भी बचा सके और अपनी जिंदगी को भी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां लड़की खुद से झूठ नहीं बोल पाती। अब ये सिर्फ आदत नहीं रह जाती, अब सवाल उठने लगते हैं। वो वही है, कमरा वही है, तरीका भी वही है, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। जिस चीज से पहले राहत मिलती थी, अब वही चीज थोड़ी खाली सी लगने लगती है। शरीर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन मन साथ नहीं आता, और जब शरीर और मन एक साथ नहीं चलते तो इंसान सबसे ज्यादा असहज महसूस करता है। यही वो बिंदु है जहां बहुत सी लड़कियां पहली बार रुकती हैं, पूरी तरह नहीं, लेकिन एक पल के लिए। उस पल में सवाल आता है, क्या मैं सच में ठीक हूं? क्या ये सिर्फ थकान है या कुछ और? क्यों मुझे अब वैसा सुकून नहीं मिल रहा जैसा पहले मिलता था? ये सवाल डराते नहीं हैं, लेकिन बेचैन जरूर कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल अंदर से उठते हैं, और अंदर से उठे सवालों को दबाना आसान नहीं होता। यहीं पर दिमाग और आदत के बीच टकराव शुरू होता है। दिमाग कहता है ये नॉर्मल है, सब ऐसा करते हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन दिल कुछ और कहता है। दिल कहता है अगर सब ठीक है तो फिर ये खालीपन क्यों है? अगर ये आज़ादी है तो फिर ये भारीपन क्यों है? यही इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो किसी भी बदलाव की पहली निशानी होता है। जब तक ये टकराव नहीं होता, इंसान चलता रहता है, लेकिन जैसे ही ये टकराव शुरू होता है, रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। एक रास्ता आसान है, पुराना, पहचाना हुआ, जहां सवालों को दबा दिया जाता है, खुद को बिजी कर लिया जाता है, खुद को समझा लिया जाता है कि ये फेज है, गुजर जाएगा। लेकिन ये रास्ता सिर्फ समय काटता है, समाधान नहीं देता। दूसरा रास्ता मुश्किल है, अनजान है, जहां इंसान रुकता है, पीछे देखता है और खुद से सच पूछता है, और सच पूछना सबसे डरावना काम होता है। बहुत सी लड़कियां इस दूसरे रास्ते पर अकेली खड़ी होती हैं, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। माँ से नहीं कह सकती, दोस्तों से आधा सच कहती हैं, और समाज से तो बिल्कुल नहीं। यही चुप्पी इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा है, क्योंकि चुप्पी आदत को ताकत देती है। जब किसी चीज पर बात नहीं होती तो वो अंदर ही अंदर जड़ पकड़ लेती है। इसी चुप्पी में एक और एहसास जन्म लेता है, डर। डर इस बात का कि कहीं मैं बिगड़ तो नहीं रही, डर इस बात का कि अगर किसी ने जान लिया तो क्या होगा, डर इस बात का कि कहीं मैं नॉर्मल नहीं हूं। और ये डर लड़की को और अकेला कर देता है। वो बाहर से स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर से खुद से लड़ रही होती है। यहीं पर शरीर भी संकेत देने लगता है। कभी थकान ज्यादा लगती है, कभी मन बिना वजह चिड़चिड़ा रहता है, कभी नींद ठीक से नहीं आती। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जब जुड़ती हैं तो एक पैटर्न बनता है, और पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। पैटर्न बताता है कि कुछ संतुलन बिगड़ चुका है। इस मोड़ पर कहानी सिर्फ लड़की की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है उसकी आने वाली जिंदगी की, उसके रिश्तों की, उसके भरोसे की, उसके भविष्य की इंटीमेसी की। क्योंकि अगर यहीं पर उसने खुद को नहीं सुना तो आगे चलकर ये खालीपन और गहरा हो सकता है, और अगर यहीं पर उसने रुक कर सोचा तो यहीं से बदलाव भी शुरू हो सकता है। यही वो बिंदु है जहां सवाल सिर्फ मैं क्या कर रही हूं का नहीं रहता, सवाल बन जाता है मैं क्यों कर रही हूं। और जब इंसान क्यों तक पहुंच जाता है तो वो बदलाव के दरवाजे पर खड़ा होता है। अब फैसला बाकी रहता है, या तो वो उसी पुराने रास्ते पर लौट जाए या फिर एक नया रास्ता चुने। वो रास्ता जहां शरीर को नहीं, मन को भी सुना जाता है, जहां राहत में ही संतुलन खोजा जाता है।
और यहीं पर कहानी खुलती है अगले हिस्से के लिए, क्योंकि अब समाधान की जरूरत है। अब सिर्फ चेतावनी काफी नहीं, अब यह बताना जरूरी है कि अगर कोई लड़की इस मोड़ पर खड़ी है तो वो आगे क्या कर सकती है, किस तरह खुद को नुकसान पहुंचाए बिना, डर के बिना, गिल्ट के बिना एक स्वस्थ रास्ता चुना जा सकता है। यही वो जगह है जहां कहानी सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती, बल्कि रोशनी की दिशा भी दिखाने लगती है। अब जब इस पूरे विषय को शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा गया है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि समस्या किसी एक क्रिया या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। ये एक व्यापक बिहेवियरल पैटर्न का परिणाम है जो आधुनिक जीवन शैली, अकेलेपन, तेज डोपामिन आधारित संतुष्टि और अधूरी जानकारी से मिलकर बनता है। स्व अनुभूति और सेल्फ स्टिमुलेशन अपने आप में ना तो रोग है और ना ही अनैतिक आचरण, लेकिन जब यह संतुलन, सीमा और समझ के बिना किया जाता है तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों और मनोवैज्ञानिक अवलोकनों से यह स्पष्ट होता है कि मानव मस्तिष्क अनुभवों को रिवॉर्ड आधारित पैटर्न के रूप में सीखता है। जब किसी विशेष क्रिया से बार बार तुरंत सुख प्राप्त होता है तो मस्तिष्क उसी मार्ग को प्राथमिक समाधान मान लेता है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क का रिवॉर्ड सर्किट धीरे धीरे पुनः प्रशिक्षित हो जाता है। यही कारण है कि बार बार तेज और एक तरफा उत्तेजना पाने वाले व्यक्ति को समय के साथ वही स्तर की संतुष्टि पाने के लिए अधिक तीव्र या अधिक बार स्टिमुलेशन की आवश्यकता पड़ने लगती है। यह स्थिति बिहेवियरल डिपेंडेंसी की ओर संकेत करती है, भले ही वो बाहरी रूप से स्पष्ट न दिखे। शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बार बार और असावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग शरीर के संवेदनशील तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से हाइजीन की कमी, अनरेगुलेटेड उत्पादों का उपयोग और शरीर के संकेतों की अनदेखी संक्रमण, इरिटेशन और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है। ये प्रभाव तुरंत गंभीर रूप में सामने नहीं आते, लेकिन लंबे समय में शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं। कई चिकित्सकीय रिपोर्टों में यह देखा गया है कि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने के कारण बाद में उपचार अधिक जटिल हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इमोशनल प्रोसेसिंग का है। जब तनाव, अकेलापन या मानसिक थकान का समाधान बार बार केवल शारीरिक राहत के माध्यम से किया जाता है तो मस्तिष्क उन भावनाओं को समझने और संसाधित करने की क्षमता कम कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे वास्तविक संवाद, भरोसे और भावनात्मक जुड़ाव से दूरी बनाने लगता है। ये दूरी आगे चलकर संबंधों में असंतोष, कमिटमेंट से बचाव और इमोशनल ब्लंटिंग जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि इंटीमेसी को केवल परफॉर्मेंस या तीव्र अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने वाली सामाजिक और डिजिटल सामग्री इस समस्या को और गहरा करती है। जब अपेक्षाएं वास्तविक मानवीय अनुभव से कट जाती हैं तो व्यक्ति अपने स्वाभाविक रिस्पॉन्स को अपर्याप्त मानने लगता है। ये तुलना आधारित सोच आत्मसंतोष को कम करती है और व्यक्ति को लगातार अधिक तीव्र उत्तेजना की खोज में ढकेलती है। इस पूरे विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाधान किसी भी प्रकार के दमन या निषेध में नहीं है। समाधान अवेयरनेस, संतुलन और सही सूचना में है। सबसे पहले आवश्यक है कि शरीर और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझा जाए। हर बेचैनी को शारीरिक आवश्यकता मान लेना एक गलत निष्कर्ष हो सकता है। कई बार वो संकेत मानसिक थकान, भावनात्मक कमी या सामाजिक अलगाव का होता है। इन संकेतों को पहचानना और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देना ही स्वस्थ दृष्टिकोण है। इसके साथ ही हाइजीन, प्रोडक्ट सेफ्टी और मेडिकल गाइडेंस को गंभीरता से लेना अनिवार्य है। कोई भी प्रयोग यदि किया जाए तो वो जानकारी, स्वच्छता और शरीर की सीमाओं के सम्मान के साथ होना चाहिए। सस्ते, अनवेरिफाइड उत्पादों से दूरी रखना और शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य परिवर्तन पर तुरंत ध्यान देना दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अंततः ये विषय केवल व्यक्तिगत व्यवहार का नहीं बल्कि सामाजिक संवाद का भी है। जब विषयों पर खुलकर तथ्यात्मक और बिना जजमेंट के चर्चा होती है तो गलत धारणाएं कम होती हैं और सुरक्षित निर्णय लिए जा सकते हैं। चुप्पी और शर्म समस्या को हल नहीं करती बल्कि उसे और गहरा करती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शरीर की इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका प्रबंधन समझ, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक जागरूकता से होना चाहिए। जब व्यक्ति राहत और समाधान के बीच का अंतर समझ लेता है तो वो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की रक्षा कर सकता है। यही संतुलित दृष्टिकोण इस पूरे विषय का मूल संदेश है। आशा करता हूं साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।